नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित एक कहानी एक बार और सुनाने जा रही हूँ। कहानी थोड़ी लंबी है दोस्तों, इसलिए इसको 2 भागों में सुनाऊंगी। तो आज मैं आपको भाग 1 सुनाने जा रही हूँ। आइए सुने कहानी। सारा सामान बस पर लद चुका है। बस छूटने में 5 मिनट बाकी है। ड्राइवर अपनी सीट पर आकर बैठ गया है। सामान को ठीक से जमाकर कुली नीचे उतर आया है और खड़ा खड़ा बीड़ी फूंक रहा है। अधिकतर यात्री बस में बैठ चुके हैं और कुछ लोग अभी बाहर खड़े विदाई की रस्म अदा कर रहे हैं। अड्डे पर फैली इस हल्की सी चहल पहल से अनछुई सी बिन्नी चुप चुप कुंज के पास खड़ी है। मन में कहीं गहरा सन्नाटा खिंचाया है। इस समय कोई भी बात उसके मन में नहीं आ रही है, सिवाय इस बोध के कि समय बहुत लंबा ही नहीं, बोझिल भी होता जा रहा है। लग रहा है जैसे 5 मिनट समाप्त होने की प्रतीक्षा में वो कब से यहाँ खड़ी है। कुंज के साथ रहने पर भी समय यूं भारी लगे, ये एक नई अनुभूति है जिसे महसूस करते हुए भी स्वीकार करने में मन टीस रहा है। पान खाओगी? नहीं। कुछ पिपरमेंट की गोलियां पर्स में रख लो, मुझे चक्कर नहीं आते। टिकट ठीक से रख लिया है ना? ये औपचारिक वाक्य दोनों के बीच घिर आए मौन को तोड़ने में कितने असमर्थ हैं। दोनों ही इस बात को जान रहे हैं, पर मौन तोड़ने के लिए शायद कुछ और है ही नहीं। अब से कोई 5 घंटे पहले चाय पीते पीते बिन्नी ने बिना किसी प्रसंग और भूमिका के कहा था, कुंज मैं आज ही वापस चली जाऊंगी। क्यों? हल्के से विस्मय से उसने पूछा था। बस अब लौट ही जाऊंगी। चाय के साथ ही आंसुओं का घूंट सा पीते हुए उसने कहा था। तब स्वयं उसके मन में भी शायद ये बात नहीं थी कि आज ही उसे चल देना पड़ेगा। तुम तो लंबा प्रोग्राम बनाकर आई थी ना? कुंज के स्वर में जैसे नमी आ गई थी, पर उसे रोकने का आग्रह या मनुहार जैसी कोई बात नहीं थी। उसके चेहरे के रह रह कर बदलते भावों से उसके मन की दुविधा का आभास जरूर मिल रहा था। बिन्नी बूंद बूंद चाय सिप करके अकारण ही समय को खींच रही थी। तभी बैरा अखबार दे गया तो कुंज को जैसे एक सहारा मिल गया। बिन्नी उठी और सूटकेस ठीक करने लगी। अधिकतर साड़ियों की तह भी नहीं खुली थी, फिर भी बिन्नी उन्हें निकाल निकाल कर जमाने लगी। हर क्षण उसे लगा था कि कुंज दोनों के बीच खिंचाए इस तनाव को तोड़कर उसे बुरी तरह डांटेगा और गुस्से में आकर सूटकेस का एक एक कपड़ा निकाल कर बाहर फैला देगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी देर तक बिन्नी इधर के कपड़े उधर करती रही, फिर जाकर खिड़की पर खड़ी होकर नीचे से गुजरते सैलानियों को देखती रही। और कुंज बड़े निरर्थक से कामों में अपने को व्यस्त बनाए रखने का अभिनय करता रहा और उस समय का मौन यहाँ तक खिंचा चला आया। कंडक्टर ने सीटी बजाई। बिन्नी ने देखा एक बड़ी ही निरीह सी कातरता कुंज के चेहरे पर उभर आई है। बिन्नी का अपना मन बहने बहने को हो आया, पर अपने को भरसक सात्ती सी बस में चढ़ने लगी। कुंज ने हल्के से उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया। बस स्टार्ट हुई तो कुंज ने कहा, पहुँच कर लिखना। बिन्नी ने स्वीकृति में सिर भी नहीं हिलाया। बस चल पड़ी तो उसके खाली मन पर आक्रोश, निराशा, अवसाद और आत्मग्लानि की परतें जमने लगीं। आंसुओं को आंखों की कोरों में ही पीते हुए वो बाहर देखने लगी। मोड़ पर एक बार उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा। बस धूल के जो गुबार छोड़ आई थी, उनके बीच कुंज का सिर दिखाई दिया। पता नहीं वो किस ओर देख रहा था। मोड़ के साथ ही बस ढलान पर चलने लगी। चारों ओर फैली हुई पहाड़ियों और उनके बीच अंगड़ाई लेती हुई सुनसान घाटियां। कुंज ऊपर ही छूट गया है और बस उसे तेजी से नीचे की ओर ले जा रही है। नीचे और नीचे। पीछे कोई बराबर खांस रहा था, जैसे दमे का मरीज हो। इस लगातार की खांसी से बिन्नी को बेचैनी होने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सबसे पिछली सीट पर एक बूढ़ा पैर ऊपर उठाए, घुटनों में मुंह छिपाए लगातार खांसे जा रहा है। थोड़ी देर में उसकी खांसी बंद हो गई तो बिन्नी बड़ी बेकली से उसके फिर खांसने की प्रतीक्षा करने लगी। जब फिर खांसी चलने लगी तो उसे जैसे राहत मिली। उसके खाली मन को टिकने के लिए जैसे एक सहारा मिल गया। बस से उतरी तो बिन्नी को लगा जैसे उसका सिर बहुत भारी हो आया है। हवा वास्तव में शायद इतनी गर्म नहीं थी जितनी पहाड़ पर से आने वालों को लग रही थी। बिन्नी ने वेटिंग रूम में जाकर हाथ मुंह धोए, सिर पर ढेर सारा ठंडा पानी डाला और पंखे के नीचे बैठ गई। प्लेटफॉर्म पर इस समय सन्नाटा सा ही था। बस से उतरे हुए यात्री वेटिंग रूम में समा गए थे। नीली वर्दी वाला कोई कोई खलासी इधर उधर आता जाता दिखाई दे जाता था। धीरे धीरे सांझ उतरने लगी तो बिन्नी की आंखों में कल की सांझ उतर आई। हवा में काफ़ी ठंडक थी,
फिर भी चढ़ाई के कारण बिन्नी और कुंज के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई थीं। बिन्नी चुप चुप चल रही थी, अपने में ही डूबी, आत्मलीन सी। कुंज शायद समझ रहा था कि फूली हुई सांस के कारण उससे कुछ बोला नहीं जा रहा, पर नहीं, बिन्नी के पास उस समय बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। केवल ये एहसास था कि सारी बात खिंचकर एक ऐसे बिंदु पर आ गई है जहाँ शायद कहने सुनने के लिए अब कुछ भी नहीं रह जाता। कहीं बैठा जाए अब तो। चुप चुप चलने से ऊबकर बिन्नी ने कहा, बहुत थक गई? हाँ, अब तो सचमुच बहुत थक गई। और जब उसने कुंज की कुछ टटोलती सी नज़रों को अपने चेहरे पर टिका पाया तो उसे लगा कि जैसे कुंज ने उसकी बात को किसी और ही अर्थ में ग्रहण किया है। बैठते ही कुंज ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ये स्पर्श, होश संभालने के बाद पुरुष स्पर्श से उसका परिचय इस स्पर्श ने ही कराया था। इसी स्पर्श ने भीतर तक गुदगुदाकर और रोम रोम में बसकर उसे उठते यौवन का एहसास कराया था। आज एकाएक ही कितना अपरिचित हो उठा है ये स्पर्श, सर्द और निर्जीव। फिर भी उसने अपना हाथ खींचा नहीं। सुनी सुनी नज़रों से सामने फैली पहाड़ियों और नीचे उतरती घाटियों को ही देखती रही। कुंज का हाथ थरथराने लगा। वो समझ गई कि कोई बात है जो उसके भीतर घुमड़ रही है। पहले जब कभी उसे इस बात का आभास भी मिलता था तो कितनी उत्सुक हो उठती थी वो जानने के लिए। आज वो ना कोई उत्सुकता दिखा रही है और ना आग्रह कर रही है। भीतर ही भीतर तो वो जानती भी है कि कुंज क्या बात करेगा। उसने मधु का पत्र पढ़ लिया था। शायद कुंज ने जानबूझकर ही ड्रेसिंग टेबल पर वो पत्र छोड़ा था जिससे कि बिन्नी स्वयं सारी स्थिति समझ ले। फिर भी आशंका और आशा का मिला जुला भाव बिन्नी के मन में रह रह कर तैर रहा है। कुंज सारी बात को किस रूप में रखता है? किस अधिकार से वो कहेगा कि बिन्नी तुम लौट जाओ और अपने को काट लो? वो जानने सुनने को उत्सुक भी है, साथ ही ये भी चाहती है कि दोनों के बीच कभी ये प्रसंग उठे ही नहीं। बस ऐसा ही एकांत हो, ऐसी ही निर्विघ्न शांति हो और इसी प्रकार कुंज उसका हाथ अपने हाथ में लिए बैठा रहे। बिन्नी, कुंज अटक जाता है, फिर धीरे धीरे बिन्नी का हाथ से हिलाने लगता है। बिना देखे भी बिन्नी जान लेती है कि बड़ी ही दयनीय सी विवशता उसके चेहरे पर उभर आई है। बिन्नी, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरी आस्था ही मेरे लिए बहुत भारी पड़ रही है। ये सब अब मुझसे चलता नहीं। ये दोहरी जिंदगी, हर क्षण का तनाव, वाक्य उससे पूरा नहीं हो पाता। बचे हुए शब्द स्वर के भर्राएपन में ही डूब कर रह जाते हैं। बिन्नी कुछ नहीं कहती, केवल अंधेरे में कुंज के चेहरे पर उभर आए भावों को देखने की कोशिश करती है। विश्वास करने की कोशिश करती है कि ये सब कुंज ही कह रहा है। भीतर ही भीतर कुंज के ही कुछ वाक्य टुकड़ों टुकड़ों में गूंजते हैं। बिन्नी, शादी मुझे इतना संकीर्ण नहीं बना सकेगी कि मैं अपने और संबंधों को झुटला ही दूं। शादी अपनी जगह रहेगी और मेरा तुम्हारा संबंध अपनी जगह। पता नहीं उस समय इन बातों से उसने अपने को समझाया था या बिन्नी को। कुंज उसके बाद कुछ नहीं कह पाता। थोड़ी देर बाद वो कहता है तो केवल यही, बहुत अंधेरा घिराया है, अब लौट चले वरना। और बिन्नी चारों ओर घिरते हुए इस अंधेरे को मन की अनेक परतों पर उतरता हुआ महसूस करती है। लौट जाने की आवश्यकता को भी महसूस करती है, पर समझ नहीं पाती कि आखिर लौट कर जाए कहाँ। रात आधी के करीब बीत चुकी है। कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। फायरप्लेस में जलती लकड़ियों का चट चट शब्द ही कमरे के मौन को चीर रहा है। कुंज ने कमरे की बत्ती बंद कर दी है। केवल लकड़ियों का पीला पीला आलोक ही कमरे में थिरक रहा है, जिसके साथ दीवारों पर न जाने कैसे बेडौल से साए काँप रहे हैं। उसे लगा वो जब भी कुंज के साथ होती है ऐसी ही बेडौल छाया उसे हमेशा घेरे रहती हैं। कॉफ़ी के खाली कप टेबल पर पड़े हैं और थकी सी बिन्नी सोफे पर ही तकिया दबाकर अधलेटी सी पड़ी है। सिगरेट के धुएं के पारदर्शी बादलों के पीछे से झांकता हुआ कुंज का चेहरा बिन्नी को एक भावहीन मूर्ति की तरह लग रहा है। एकाएक बिन्नी को लगा जैसे बड़ी देर से वे चुपचाप बैठे हैं और इस एहसास के साथ ही उसे वो एकांत बड़ा बोझिल लगने लगा। एकांतिक क्षणों का मौन यूं शब्दों से भी ज़्यादा मधुर होता है, पर लगा इसके पीछे तो कुछ और ही है। शायद चाह कर भी कुछ ना कह पाने की विवशता, बिना सुने ही सब कुछ जान लेने की व्यथा। कुंज सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसे मसल कर भरी हुई आश्ट्रे में ठूंस देता है। फिर शब्दों को ठेलता हुआ सा वो कहता है, बिन्नी, तुम्हें लेकर मैं अपने को बहुत अपराधी महसूस करता हूँ। और वो अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए बिन्नी के चेहरे की ओर देखता है।
बिन्नी का अपना मन हो आता है कि वो देखे कि उस पीले पीले आलोक में उसका चेहरा कैसा लग रहा है। कुंज की सीधी नजरें उसे हमेशा बेचैन कर देती हैं। उसे लगता है जैसे अनायास ही कुंज की नजरों में तुलना का भाव उभर आया है। यूं किसी और के संदर्भ में देखे परखे जाने की भावना उसके मन को हमेशा कचोटती है। पता नहीं कुंज के मन में ये भाव रहता भी है या नहीं, पर वो स्वयं इस भाव से कभी मुक्त नहीं हो पाती। तुम शादी कर लो बिन्नी, मेरी दुर्बलता की कीमत आखिर तुम क्यों चुकाओ? मुझे लगता है कि जब तक मैं निर्ममता में अपने को काट नहीं लेता, तुम किसी और दिशा में सोचोगी ही नहीं। इस बार मुझे कुछ निर्णय ले ही लेना चाहिए। और वो जैसे आंखों के आगे छाई धुंध को दूर करने के लिए दोनों हाथों से आंखें मसलने लगता है। एकाएक ही बिन्नी का मन बेहद कटु हो आता है। मन होता है सुलगती नजरों से एक बार कुंज को देखे, पर वो छत की ओर देखने लगती है। आंखों के आगे मधु के लिखे हुए पत्र की पंक्तियां उभर आती हैं। तुमने विवाह से पहले एक बार भी मुझे बता दिया होता कि तुम किसी और के साथ वचनबद्ध हो, तो मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आती। किसी और का अधिकार छीनने की मेरी आदत नहीं, पर जो अधिकार तुमने स्वेच्छा से दिया उसमें बंटवारा करना भी मेरे लिए संभव नहीं। आज भी अपना मन साफ करके मुझे बता दो, मैं चुपचाप लौट जाऊंगी, पर उस समय फिर गोद में छिपाकर आंसू मत बहाना। तुम जानते हो तुम्हारे आंसू मुझे कितना दुर्बल बना देते हैं। मैं तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा करूंगी, इधर या उधर। कुंज ने शायद निर्णय लेने के लिए ही उसे यहाँ बुलाया है। वो जानती है निर्णय उधर का ही हुआ है। इधर तो जब होना चाहिए तब नहीं हुआ, जब हो सकता था तब नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? कुंज शायद अपने निर्णय का समर्थन करवाना चाहता है कि बिन्नी स्वयं कहे कि मैं अपने को काट लेती हूँ, और वो इस कटने की जिम्मेदारी सीधे बिन्नी पर या बिन्नी के हित पर डालकर अपराध भावना से मुक्त हो सके। निर्णय उधर का हो चुका है, इसीलिए तो कुंज ने गोदी में सिर रखकर रोने के लिए उसे यहाँ बुलाया है। यदि इधर का होता तो शायद आज कुंज मधु की गोदी में सिर रखकर रो रहा होता। बात फिर वहीं टूट गई, पर बिन्नी ने अच्छी तरह महसूस किया कि जो कोमल तंतु उन दोनों को वर्षों से बांधे चला आ रहा था, आज जैसे वो टूट गया है। उन दोनों के बीच कुछ था जो मर गया है। टूटने मरने का ये बोध रात में और भी गहरा हो गया था, जब दो लाशों की तरह वे साथ सोए थे। कुंज सो नहीं सका था, ये पता नहीं, पर बिन्नी की नम आंखों के सामने सारी रात जाने कैसे कैसे चित्र ही तैरते रहे। पिछले साल नैनीताल में कुंज के साथ बिताए हुए दिनों के चित्र। श्री और श्रीमती कुंज श्रीवास्तव के नाम से होटल में कमरा लिया था, और बहरा लोग जब मेम साहब कहकर संबोधित करते तो उससे कुछ अस्वाभाविक न लगता और ना ही कुछ अनुचित। उसका सारा व्यवहार इतना स्वाभाविक था मानो वो वर्षों से उसके साथ रहती आई हो। उसकी एक एक आदत और आवश्यकता से वो खूब अच्छी तरह परिचित है। झील के किनारे की वे बातें आज भी उसे याद हैं, जो शायद कभी उसके जीवन की सच्चाई नहीं बन सकी, शायद कभी बन भी नहीं सकेंगी। उन्मुक्त प्यार का वो संबंध जिसे विवाह या ऐसे किसी औपचारिक बंधन की आवश्यकता नहीं होती। बिन्नी की आंखों में आंसू चू पड़े। मन बहुत डूबने लगा तो उसने आंखें खोल ली। फायरप्लेस की लकड़ियां बुझ चुकी थीं, अंगारों पर भी राख जम चुकी थी। केवल हल्की सी गंध कमरे में अब भी फैली हुई थी। उसने धीरे से करवट ली और मन ही मन तय किया, कल ही वो लौट जाएगी। रेंगती हुई ट्रेन का प्लेटफॉर्म पर आ खड़ी हुई, आधी सोती आधी जागती। बिन्नी जान ही नहीं पाई। अभी गाड़ी खाली है, अपना बिस्तर लगा लीजिए, कुली ने कहा तो वो चौंकी। प्रतीक्षालय में बंद यात्री कुलियों पर सामान लदवाए प्लेटफॉर्म पर आ जा रहे थे। 2-3 बस और भी अनेक यात्रियों को पहाड़ से नीचे ले आई थी, और हल्का सा शोर चारों ओर फैलने लगा था। बिन्नी ने जल्दी से सामान उठवाया और जना ने डिब्बे में घुसकर ऊपर वाली बर्थ पर अपना बिस्तरा फैला लिया। उसे लगा आज रात वो नहीं सोएगी तो उसका सिर फट जाएगा। थोड़ी देर तक खिड़की के पास बैठी प्लेटफॉर्म की भीड़ को ही देखती रही, पर जब भीड़ बढ़ने लगी तो ऊपर चढ़ गई। आंखें बंद करने पर भी उसे रोशनी का चौंधा असहाय लगता है, जैसे किसी ने चेहरे पर सामने टॉर्च जला दी हो। उसने साड़ी का पल्ला आंखों पर डाल लिया। नीचे का शोर, बच्चों का रोना चिल्लाना निरंतर बढ़ता जा रहा था, पर उस समय सबसे तटस्थ बिन्नी अपने में ही डूबी थी। गाड़ी चली तो पहली बात उसके दिमाग में आई, यूं 4 दिन में ही लौट आने की क्या सफाई देगी वो सुशी को?
कुंज का पत्र पाकर जब उसने अपने जाने की बात कही थी तो सुशी विस्मित सी उसे देखती रह गई थी। रात में सोते समय केवल इतना ही कहा था। पहले का जाना तो तब भी समझ में आता था बिन्नी, पर अब जो आदमी बार बार वायदा करके मुकर जाए उससे क्या आशा करती है तू? आशा? क्या हमेशा कुछ पाने की आशा से ही संबंध रखा जाता है? कहकर ही बिन्नी को लगा था कि वो सुषमा को समझा रही है या अपने मन को। संबंध? सुषमा के स्वर में वितृष्णा भरी खीज उभर आई। तू अभी भी समझती है कि तू उसे प्यार करती है, या फिर ये प्यार है जिसके जोर से तू खिंची हुई चली जाती है? क्यों अपने को धोखा दे रही है बिन्नी? अब तेरे संबंध का आधार प्यार नहीं, प्रेस्टीज है। कुचला हुआ आत्मसम्मान व तुझे कुंज नहीं मिला तो तू अपने को बर्बाद करके भी ये संभव नहीं होने देगी कि वो मधु को मिले। बिन्नी भीतर तक तिलमिला उठी। मन हुआ चीख कर सुषमा को चुप कर दे, पर वो भिजे गले से केवल इतना ही कह सकी, तू चुप हो जा सुषमा। थोड़ी देर तक बिन्नी प्रतीक्षा करती रही थी कि सुषमा कोई और कड़ी बात कहेगी, लेकिन सुषमा सचमुच ही चुप हो गई। बिन्नी समझ गई सुशी बहुत नाराज़ है। हल्की नाराज़गी में सुशी खूब लड़ती है, पर जब बात उसके लिए असह्य हो जाती है तो वो चुप हो जाती है। कुंज ने उन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है, और हर बार ही कुछ ऐसा होता है कि उस दीवार पर अनचाहे ही एक पलस्तर और चढ़ जाता है। बिन्नी सुषमा के आक्रोश को समझती है, पर सुशी है कि उसके मन की बात ही नहीं समझ पाती, शायद कभी समझ भी नहीं पाएगी। बिन्नी का मन हुआ सुषमा उससे लड़ ले, कुछ और कटु बातें सुना दे, पर यूँ चुप न हो। सब घर वालों से अपने को काट कर बिन्नी यहाँ रह रही है। कैसी कैसी मानसिक यंत्रणाओं से वो गुजरी है, पर सुशी का सहारा उसे हमेशा मिलता रहा है। गलत और सही कामों में उसका समर्थन मिलता रहा, पर इस बार जैसे वो उस आखिरी सहारे को भी तोड़कर कुंज के पास चली आई थी। अब क्या कहेगी वो सुशी को? उसकी बंद पलकों में आंसू आ पड़े। बिन्नी को लेकर तांगा जब स्टेशन से बाहर निकला तो पौ भी नहीं फटी थी। सड़क सुनसान थी और हवा सुहानी। जमादार ऐन भोर की मस्ती में हवा तुम धीरे बहो की तान के साथ सड़क झाड़ रहा था। स्टेशन रोड से तांगा झील के रास्ते की ओर मुड़ा तो सड़क के दोनों किनारों पर सूने गुलमोहर और अमलतास के पेड़ों की कतार खड़ी दिखाई दी, और बिन्नी का मन लौटकर उसी सुबह की ओर चला गया जब गुलमोहर के पेड़ लाल लाल फूलों से भरे थे, और उसका मन विचित्र से सशंकित उल्लास से। कुंज ने बाहों में भरकर अनेक चुंबन अंकित कर उसे नैनीताल में विदा किया था, इस आश्वासन के साथ कि वो जल्दी ही बिन्नी को दिल्ली बुला लेगा और वे एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उस दिन जब उसका तांगा इस तरफ मुड़ा था तो उसे लगा था कि उसकी जिंदगी भी अब फूलों के रास्ते की ओर मुड़ गई है। इसी तरह सुशी को बिना सूचना दिए वो आई थी, पर तब सारे रास्ते उसे लगता रहा था कि घोड़ा बहुत धीरे चल रहा है या कि रास्ता खिंचकर बहुत लंबा हो गया है। सुषमा तांगे की आवाज़ से ही जागी थी और उसने उन्हीं दी आंखों से ही बिन्नी को बाहों में भर लिया था। उसके बाद बिन्नी जहाँ कहीं भी जाती उसे गुलमोहर के लाल लाल फूल ही दिखाई देते। लोगों का कहना था कि उस साल जैसा गुलमोहर शहर में कभी नहीं खिला था। फिर एक एक दिन सरकता गया और गुलमोहर के फूल धीरे धीरे झड़ते चले गए। दिन ठंडे होते चले गए थे और अकारण ही ये ठंडक सुषमा के मन में बैठती चली जा रही थी। उसने कुंज के पत्र पढ़ना बंद कर दिया था और कुंज के पत्रों को पढ़कर अकेले झेलना बिन्नी को बहुत भारी लगने लगा था। कुंज को लेकर उसके अपने मन में न जाने कितना आक्रोश और क्षोभ भरा था, पर सुषमा के सामने होते ही उसे कुंज का मुखौटा ओढ़ना पड़ता था और तब उसका कष्ट कई गुना हो जाता था। दिसंबर में सुषमा अपने देवर देवरानी के आग्रह की बात कहकर कानपुर चली गई थी। बिन्नी का बहुत मन हुआ था कि उसे रोक ले, पर उससे कुछ नहीं कहा गया था। चलते समय केवल इतना ही कह पाई थी, सुशी जल्दी आना, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सुषमा की आंखों में आंसू आ गए थे और बिन्नी को जैसे आश्वासन मिल गया था कि दोनों के बीच कहीं कोई नहीं है, कभी कोई हो भी नहीं सकता है, कि सुषमा जल्दी ही लौट कर आएगी। सर्दी के वे दिन बड़े मनहूस और उदास बीते थे। उसने तभी महसूस किया था कि आदमियों की भी एक गर्मी होती है। सारे घर में किसी को न देखकर सर्दी जैसे फैल पसर कर बैठ गई थी। नैनीताल जाने से पहले वो कुछ सुखों से अपरिचित थी,
पर अब रात में जब शरीर की अपनी भूख जागती तो अपने को साधना उसके लिए कठिन हो जाता। उसने कुंज को लिखा था कि तुम जैसे भी हो 1 सप्ताह के लिए आ जाओ, पर कुंज व्यस्त था और कुंज की व्यस्तता उसकी इच्छा से बड़ी थी। बिन्नी जानती है कि कुंज के सारे समय पर उसका अधिकार नहीं है, केवल उसका खाली समय ही बिन्नी के लिए है। खाली समय में भी यदि वो चाहे तो। तब उसने मन ही मन निर्णय लिया था कि वो जैसे भी होगा अपनी जिंदगी को नया मोड़ देगी, अपने को इस मोह से मुक्त करेगी। पर कुंज के पत्रों के सामने उसके सारे निर्णय गल गए थे और अपने को मोड़कर वो कहाँ ले जाए, इस असमंजस में लौटकर फिर कुंज के पास ही आ गई थी। पर अब तांगे की आवाज़ सुनकर माँ जी निकली और उसे देखकर हैरान सी बोली, अरे बीवी, तुम कैसे लौट आई? बिन्नी ने तांगे वाले को पैसे दिए। माँ जी को जवाब नहीं दिया। उसने सोच लिया है कि वो किसी को कुछ नहीं कहेगी, सुषमा को भी नहीं। माँ जी ने होल्डाल उठाया और बिन्नी ने सूटकेस। सुषमा बीवी कल शाम को ही शर्मा साहब के यहाँ चली गई। बीबी जी खुद आकर ले गई, आज दोपहर में आने को कह गई हैं। बिन्नी को बड़ी राहत मिली। मित्रता के इतने वर्षों में ये पहला मौका था कि सुशी की उपस्थिति उसे असहाय लग रही थी, पर अपनी इस भावना पर उसका मन ग्लानि से भर उठा। बरामदा पार करके बिन्नी कमरे में घुसी। वही कमरा, वही सामान, फिर भी उसे लगा कि जैसे दीवारें सिमट आई हैं और कमरा छोटा हो गया है। इस छोटे से कमरे में ही उसे बहुत बड़ी जिंदगी काटनी है। हाथ मुंह धोकर उसने चाय पी, फिर अपने कमरे के पलंग पर आकर लेट गई। माँ जी आई तो उसने खिड़की खोल दी और पर्दा एक ओर को सरका दिया। सुबह की बड़ी कोमल धूप में बिन्नी का शरीर नहा उठा, पर खिड़की की सलाखों ने उसके शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया। सुषमा आई तो हैरान, तू कैसे लौट आई? यूं ही, मन नहीं लगा इस बार। इस बात पर ध्यान दिए बिना सुशी की तेज नजरें बिन्नी के मन में उतरती जा रही थीं। बिन्नी खुद जानती थी कि जो कुछ उसने कहा वो विश्वास करने लायक नहीं है। लड़ाई हो गई कुंज से? नहीं तो। कहने को कह तो दिया बिन्नी ने, पर भीतर से रुलाई का वेग जैसे फूट पड़ना चाहता था। किसी तरह अपने को संयत करके वो अखबार पढ़ने की कोशिश करने लगी। सुषमा भीतर गई तो बिन्नी ने सोचा कि अब वो लौट कर नहीं आएगी। वो उससे कोई बात नहीं करेगी। साथ रहकर भी उन्हें अजनबियों की तरह ही रहना पड़ेगा। हो सकता है कि सुषमा यहाँ से चली ही जाए। पर तभी हाथ में बुनाई लिए सुषमा आकर सामने की कुर्सी पर बैठ गई। सुषमा हमेशा की तरह सहज लग रही थी, मानो 4 दिन पहले उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। बिन्नी अखबार एक ओर पटक कर पलंग पर ही बैठ गई। नहीं, सुषमा को वो अपने से यूं कटने नहीं देगी। उसने पीठ पर फैले बालों को हथेली पर लपेटकर ढीला सा जूड़ा बना लिया और सब कुछ बता देने के लिए भीतर ही भीतर जैसे अपने को तैयार करने लगी। तेरा यूं लौट आना बड़ा विचित्र संयोग है, कहूं बड़ा शुभ संयोग। और सुषमा ने अपनी नज़र बुनाई पर से उठाकर बिन्नी के चेहरे पर गड़ा दी, जहां विस्मय का भाव गहरा होता जा रहा था। दिनेश भैया का पत्र देख लिया ना? नहीं तो, कहाँ है? सुषमा की बात का सूत्र इस पत्र में होगा, इस बात का अनुमान सा लगाते हुए उसने कहा। तेरी दराज ही में तो रख दिया था मैंने। और सुषमा ने उठकर उसे पत्र पकड़ा दिया। पत्रों की बेसब्री से राह देखने वाली बिन्नी सवेरे से आकर दराज तक न खोले। यह सब उसकी जिस मानसिक स्थिति का सूचक है, सुशी उसे खूब समझ रही है, पर उसने सोच लिया है कि वो उस बारे में कोई बात नहीं करेगी। बिन्नी बंद लिफाफे को यूं उलट पलट कर देखती रही और मन में जो सबसे पहली बात उठी वो ये कि क्या सचमुच ही सुशी ने अपने को बिन्नी से एकदम काट लिया है? वरना सुषमा तो नाराज होने से पहले तक कुंज तक के पत्र इस अधिकार से पढ़ती थी मानो वे उसी के लिए लिखे गए हों। सुषमा के विवाह के पहले तक दोनों का हर काम साझे में चलता था। श्याम जी के विदेश जाने के बाद सुषमा बिन्नी के पास आकर रहने लगी तो ये टूटा हुआ क्रम फिर जुड़ गया था। लेकिन अब बिन्नी ने पत्र पढ़ लिया तो सुषमा ने प्रतिक्रिया जानने के लिए उसकी ओर देखा। बिन्नी भावहीन चेहरा लिए पत्र को मोड़ती खोलती रही। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया वो क्या कहे। पत्र में विशेष कुछ था भी नहीं। इधर उधर की 2-4 बातों के बाद सूचना थी कि नंदन अपने काम से आ रहा है, शायद 10-12 दिन ठहरेगा। उसके साथ रसगुल्ले का एक टिन भेज रहे हैं। अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि दिनेश भैया को क्या जवाब दूं। बिन्नी समझ गई कि दिनेश भैया ने सुषमा को अलग से भी पत्र लिखा है। बिन्नी ने अपने को परिवार से काट लिया है, फिर भी कभी कभी भैया का कर्तव्य बोध जाग ही जाता है। नंदन के बारे में उन्होंने पहले भी लिखा था। बिन्नी को कई बार आने का आग्रह भी किया,
पर बिन्नी के अपने मन में नंदन को लेकर कभी कोई दिलचस्पी नहीं जागी। वही नंदन अब यहाँ आ रहा है। सुषमा का वाक्य मन की किसी अदृश्य परत पर गूंजा। शुभ संयोग। गेस्ट हाउस में ठहरेंगे, तू कहे तो मैं यहीं ठहरने को कह दूं? सुषमा की इस बात से बिन्नी भीतर तक गल गई। क्या हो गया है इस सुशी को कि अपने सारे अधिकार समेटकर यूं निरीह बनकर वो बिन्नी से पूछे? शादी के बाद से सुषमा कैसे अनायास ही उसकी अंतरंग मित्र से अभिभाविका बन बैठी, ये आज तक वो नहीं समझ सकी थी। पिछले 1.5 साल से जो सुषमा साधिकार आदेश ही देती आई है, वो निरीह बनकर यूं उसकी अनुमति ले। उसका मन हुआ सुषमा के दोनों कंधे झकझोर कर पूछे, तू भी मुझे अपने से काट कर अलग कर देना चाहती है तो साफ क्यों नहीं कहती ये इस तरह की बातें? पर उससे केवल इतना ही कहा गया, मुझसे क्या पूछती है, ये तेरा घर नहीं है क्या? स्वर में कुछ ऐसी आर्द्रता थी कि सुषमा हैरान सी देखती रह गई और बिन्नी उठकर भीतर चली गई। 4 बजे के करीब घर के सामने जीप रुकी तो एक क्षण के लिए भी अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। हाथ की बुनाई पलंग पर पटक कर स्वागत के लिए सुषमा बाहर निकली। बिन्नी से चाह कर भी दरवाजे से आगे नहीं बढ़ा गया। सुषमा ने कुछ इस आत्मीयता से नंदन को लिया मानो उसकी पुरानी परिचिता हो, पर बिन्नी उनके बरामदे में आने और परिचय करवाने के बाद ही नमस्कार कर सकी। परसों से ही सुषमा ने कमरा अच्छी तरह सजा रखा था। हम तो कल से ही आपकी राह देख रहे थे। नंदन ने एक उड़ती सी नज़र कमरे पर डाली तो सुशी के चेहरे पर संतोष का भाव उभर आया। उसका सजाना व्यर्थ नहीं गया। कल दोपहर में तो पहुंचा ही था, कुछ लोग आ गए, काम का प्लान डिस्कस करना था तो शाम उसी में बीत गई। फिर रसगुल्ले का टिन बढ़ाते हुए बोला, इसे संभालिए, सारे रास्ते मुश्किल से अपने को रोकता आया हूँ। कलकत्ते में रहकर भी रसगुल्ले मेरी कमजोरी हैं। और वो खुलकर हंस पड़ा। तब बिन्नी के मन में कहीं कुंज की हंसी कौंधी। उसने पहली बार भरपूर नज़र से नंदन को देखा। अपेक्षाकृत थोड़ा दुबला और लंबा, रंग थोड़ा सांवला, पर चमकता हुआ चौड़ा ललाट और सिर पर घुंघराले बाल। तभी लगा जैसे अदृश्य रूप में कुंज भी नंदन के साथ साथ ही आया है। बिना परिचय के बातचीत का आधार दिनेश भैया के परिवार ही हो सकता था, पर सुषमा ने नंदन से ही सीधा सूत्र जोड़ा। उसके अनेक आत्मीय प्रश्नों ने अपरिचय के इस बोध को टिकने ही नहीं दिया। सफर में तकलीफ तो नहीं हुई? ठहरने की जगह पसंद है? असुविधा ना हो तो यहाँ आकर ठहरिए, हमें बड़ी खुशी होगी। जैसे दिनेश भैया वैसे आप। कितने दिन ठहरेंगे? क्या कार्यक्रम रहा करेगा? और बिन्नी सोच रही थी कि वो भी इसी सहज भाव से क्यों नहीं हंस बोल पा रही है। वो तो इस तरह बैठी है मानो नंदन उसे देखने आया है और वो लाज से सिमटी जा रही है। इस भावना मात्र से वो बेचैन हो उठी। मन हुआ एक चक्कर भीतर का ही लगाया है। तभी भीतर से मांझी चाय की ट्रे ले आई तो बिन्नी को जैसे सक्रिय होने के लिए आधार मिल गया। बिन्नी जी, आपको दिनेश बहुत याद करते हैं और मिक्की और पिंटू ने तो आदेश दिया है कि बुआ को साथ लेते आइए। चाय का प्याला बढ़ाते हुए बिन्नी ने नंदन को देखा। क्या सचमुच उसे सबने बुलाया है, या कि क्या भैया ने नंदन को इस तरह का कोई संकेत दे रखा है? यहाँ आपका क्या काम रहेगा? किस प्रोजेक्ट के आए हैं आप? इतनी देर में बिन्नी की ओर से पहला प्रश्न था। हमें विभिन्न प्रांतों के आदिवासियों की विवाह पद्धति पर तथ्य इकट्ठे करने हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प काम है। ओह, बड़ा दिलचस्प, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो चकित हूँ कि इस अकेले देश में कितनी तरह के रस्म रिवाज हैं। और फिर बातें विभिन्न प्रकार के विवाह पद्धतियों पर ही चल पड़ी। नंदन जब जाने लगा तो ये तय हुआ कि जब भी वो खाली होगा बिना किसी औपचारिकता के यहाँ आ जाया करेगा। यहाँ के जो 3-4 दर्शनीय स्थान हैं वे साथ ही देखे जाएंगे। उस दिन चले जाने के बाद भी बड़ी देर तक नंदन उस घर में बना रहा। बीतते अक्टूबर की सांझ बिन्नी छत पर चली आई। सामने सड़क पर गायों का एक झुंड सारे वातावरण को मटमैला बनाता हुआ गुजर गया है। पीछे के मैदान में गिल्ली डंडा खेलते हुए बच्चों का शोर बहुत साफ सुनाई दे रहा है। बिन्नी निरुद्देश्य सी वही सब देख रही थी। उस दिन के बाद 3 दिन बीत गए। नंदन नहीं आया। यूँ वो कह गया था कि 2-2, 3-3 दिन के अंतराल से ही वो आ पाएगा। फिर भी हर दिन सुषमा ने उसकी राह देखी है, शायद बिन्नी ने भी। नंदन के आगमन ने बिन्नी और सुषमा के बीच आ गए खिंचाव को अनायास ही तोड़ दिया था। पर आज सवेरे जब से कुंज का पत्र आया है, सुषमा फिर चुप है। बिन्नी जानती है कि 14 साल पुरानी इस घनिष्ठ मैत्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। दूसरे ही उसके निर्णायक हो गए हैं।
बस सवेरे से वो अकेली अपने कमरे से उठकर कभी सामने के छोटे से लॉन में गई है तो कभी पीछे के आंगन में। नई आई पत्रिका की हर कहानी उसने शुरू की है, पर पूरा किसी को नहीं किया। दिन में 1 घंटा लेटी है, पर नींद 1 मिनट भी नहीं आई। सुषमा तनाव के ऐसे क्षणों में भी कैसे इतनी सहज रह लेती है। सवेरे से ही वो श्याम जी के लिए स्वेटर बना रही है। बिन्नी अपना मन ऐसे कामों में जरा भी नहीं लगा पाती। आज तो उसे खुद विश्वास नहीं होता कि कभी वो और सुषमा होड़ लगाकर सिलाई, कढ़ाई और बुनाई किया करती थी। घंटों घूम घूम कर साड़ियाँ और चूड़ियाँ खरीदती थी। सुशी को आज भी इन सारे कामों में वैसी ही रुचि है। ये तो बिन्नी ही है जो बदल गई है। उसने माँ जी की खाट बिछाई और बाह का तकिया बनाकर चित्त लेट गई। कुंज ने उसे अब पत्र क्यों लिखा? कई बार उसने वो पत्र पढ़ा है। वे ही शब्द, कुछ प्यार के, कुछ मजबूरी के, कुछ अपनी आस्था और मान्यताओं के, भावनाओं की लाज ढोते हुए ये शब्द उसे अब कभी नहीं छूते। वो जानती है ये मात्र एक औपचारिकता है जिसे निभाने के लिए कुंज मजबूर है। वो आज तक नहीं समझ पाई कि कुंज उससे आखिर चाहता क्या है। सुषमा की बात तो उसे भीतर तक कपा देती है। सुषमा कुंज को लेकर बहुत संकीर्ण और कटु हो गई है। आज से 5 साल पहले तक कुंज दुनिया का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति था, आज सबसे निकृष्ट। सारी मजबूरियों के बावजूद वो उसे माफ़ नहीं कर पाती है। उसे वो मजबूरी ही नहीं लगती। वो कभी सुषमा की इस बात से सहमत नहीं हो पाई है, पर सुषमा अपनी हर बात दावे के साथ कहती है और व्यक्तियों का विश्लेषण करने की अपनी क्षमता पर उसे गर्व है। बिन्नी को ना कोई ऐसा दावा है न गर्व। वो तो जितना सोचती है उतनी ही उलझती जाती है और फिर उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। तो अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित कहानी एक बार और का भाग 1। अब यहाँ आज की कहानी बस ख़त्म। कल मैं आपको आगे की कहानी भाग 2 में सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।